Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second podcast of this special series Friday Night Exclusive with me. आज की इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू को कवर करने वाले हैं जिसने ह्यूमन रेस को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया हुआ है। आपने यकीनन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा और आपके तजर्बे में ये बात आई होगी कि कभी न कभी आप को जो अहम काम कोई पड़ता है आप उसके अंदर डिले कर जाते हो, यानी कोई अहम काम आपको पड़ गया है और आप ये कह के टाल देते हो कि नहीं जी अभी ये काम मैंने नहीं करना है, ये काम मैं कल पे छोड़ रहा हूँ या नेक्स्ट डे में ये काम करूँगा। इस तरह का एक्सपीरियंस हर किसी ने अपनी लाइफ में देखा होगा। अपने टास्क को डिले करना और अपने काम को टाल लेना, अंग्रेजी में इसके लिए एक टर्म है प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड इन दिस स्पेशल पॉडकास्ट आई विल try my best to explain what is procrastination, what are the main types of procrastination, what are its root causes, and of course at the end of video I will give a complete solution inshallah how to solve this problem। इस प्रोक्रेस्टिनेशन से की प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपनी टास्क्स को जो हम डिले करते हैं उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। लेट अस स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। हम अपने टास्क्स को डिले क्यों करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, व्हाई? एक बहुत बड़ा सवाल निशान यहां पे लग जाता है, व्हाई वी आर डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन इन आवर लाइव्स। और हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनके अंदर हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस अगर हमें कोई पिंग वाली नोटिफिकेशन सोशल मीडिया की आ गई, whether it's WhatsApp, whether it's Twitter, whether it's Facebook or any such प्लेटफॉर्म, उसकी कोई नोटिफिकेशन हमें आती है, हम उसके अंदर डिले तो नहीं करते, अचानक से वो खोल देते हैं, बहुत जल्द उसको पिक कर लेते हैं। बट जब हमारा कोई अहम काम पड़ा होगा, घर का, कोई शॉप का, कोई स्कूल का, उसके अंदर हम डिले कर जाते हैं। और सोशल मीडिया या इस तरह के फजूल सी जो चीजें हैं उनके अंदर कभी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते ही नहीं है। वाई? इस वाई का जवाब हम साइकोलॉजिकली देने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो उसके अंदर कई सारे सिस्टम्स है। एक्चुअली आवर बॉडी इज बेस्ड अपॉन सिस्टम्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको डिजाइन किया हुआ है। इट एक्चुअली रन्स अपॉन लॉट ऑफ सिस्टम्स जो इनसाइड में चल रहे होते हैं। ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। एक नर्वस सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है, एक पूरा थिंकिंग का मॉड्यूल इसके अंदर है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसके अंदर मौजूद है और साथ में एक लिम्बिक सिस्टम इसके अंदर वर्क करता है। हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है वो डिजाइन होती है उस तरीके से जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो चीजें हम फीड कर रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम खुद को फीड करा रहे होते हैं, एक्चुअली हमारे जो ब्रेन की वायरिंग है वो उसके अकॉर्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये साइकोलॉजी की बात है। एंड दिस इज द रूट कॉज कि हमारा ये प्रोक्रेस्टिनेशन की एक रूट कॉज है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आता है, उसकी वायरिंग गड़बड़ हो जाती है और वो उन चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू कर जाता है। आदमी जिन चीजों के अंदर वो मुलविस होता रहता है, जिन चीजों के अंदर वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता रहता है, वो चीजें उसको प्लेजर देती है। अगर आपने हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट लास्ट फ्राइडे का सुना होगा तो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था पूरा
कि सोशल मीडिया की ही वहां पर भी हमने एग्जांपल कोट की थी और हमने वहां पर पूरा एक्सप्लेन ये किया था कि किस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरॉन्स है ये किस तरीके से एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि हैप्पीनेस का केमिकल होता है, डोपामिन जिसे बोलते हैं। फिर उसका रश कैसे होता है और आदमी इसके अंदर कैसे एडिक्शन के अंदर शिकार होता है। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस पॉडकास्ट। इफ यू हैव नॉट लिसन दैट पॉडकास्ट, यू कैन गो एंड यू कैन सर्च दैट पॉडकास्ट, यू कैन लिसन। उसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ये लिम्बिक सिस्टम जब हमारा मुतासिर हो जाता है, उसके अंदर डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाता है, फिर हम उन काम के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं जो काम हमारे फायदे के तो नहीं है लेकिन उनसे हमें प्लेजर मिल रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ अवर लिम्बिक सिस्टम, जो कि डिजाइन थोड़ा उसकी रिवायरिंग हो जाती है ब्रेन की हमारे। इस वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं और हम अहम जो काम हमारे हैं वो रह जाते हैं। चाहे हमारा होमवर्क है, एज ए स्टूडेंट बात करें, एज ए बिजनेस क्लाइंट बात करें, कोई हमारा प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग रहता है, कोई हमारा घर का काम है वो पेंडिंग रहता है, क्योंकि उसके अंदर हम दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, उसके अंदर हमें मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारे ब्रेन की रिवायरिंग हो चुकी होती है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ आ गया, प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और इसका जो रीजन है वो क्या है। Now let us move to another section of this video. What are the main types of procrastination? Procrastination के कोई types अगर हैं तो वो क्या है procrastinators के? There are 4 types of procrastinators and इसके अंदर जो पहला प्रोक्रास्टिनेटर है वो है द परफॉर्मर। ये पहला इसका टाइप है, पहली इसकी किस्म है द परफॉर्मर। ये एक्चुअल में कौन सा बंदा होता है, ये एक्चुअल में कैसा पर्सन होता है द परफॉर्मर, प्रोक्रास्टिनेट कैसे कर रहा होता है, ये कौन होता है एक्चुअली। ये ऐसा आदमी होता है जो 11th आवर वर्कर जिसे हम बोलते हैं, 11th आवर मैन जिसे हम कह सकते हैं, कि ये काम को डिले करता रहता है और ये कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। जब काम का 11th आवर आ जाएगा, यानी बिल्कुल डेडलाइन आ जाएगी, उस वक्त मैं इसको जल्दी से खत्म करके स्मार्ट तरीके से इसको निपटा दूंगा। ही इज कॉल्ड 11th आवर मैन। ये होता है द परफॉर्मर। सबसे पहली कैटेगरी में ये प्रोक्रास्टिनेटर आता है। इसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो बहुत वीक होती है सोसाइटी के अंदर। ये ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि वो तो 11th आवर में जो कोई काम हमेशा करने का आदी रहता है, उसका एक मसला ये हो जाता है कि वो एक तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर उसकी बाजी पलट जाती है। दी परफॉर्मर जो 11th आवर मैन होता है, ये हर एक काम को टालता रहता है। नहीं जो अभी तो एक महीना पड़ा है, अभी तो 29 दिन पड़े हैं, जब 30वां दिन आएगा जो डेडलाइन है, मैं काम को बहुत स्मार्ट तरीके से उस वक्त ये कर दूंगा और मैं कुछ स्मार्ट ट्रिक्स इसके अंदर यूज करूंगा और ये जो हमारा काम है जल्दी खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं द 11th आवर मैन, द परफॉर्मर। ये एक्चुअल में इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि ये काम करने का आदी ही नहीं होता है, कामचोर होता है और ये कुछ टिप्स ट्रिक्स लगा के काम निकालना चाहता है और हो जाता है, कभी कभार ट्रिक लग जाती है, हो जाता है काम, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही जो तीर लगा वो निशाने पर ही जा गिरे। तो ये पहला इसकी कैटेगरी है द परफॉर्मर, सबसे पहली प्रोक्रास्टिनेशन की टाइप। हम बात करेंगे द परफेक्शनिस्ट। ये कौन होता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट? होता कौन है ये एक्चुअल में वो आदमी होता है, वो प्रोक्रास्टिनेटर होता है जो तब तक उसका जी ही नहीं भरता जब तक कि चीजें परफेक्ट उसके सामने ना आए, जब तक कि सिचुएशन परफेक्ट ना हो, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होता।
ये एक्चुअली चाहता है कि इंतजार करता रहता है कि जो चीज है, जो हालात है या जो कोई भी है, वट एवर इट इज, इट शुड बी परफेक्ट। ये इंतजार करता रहता है कि चीज जो मुझे खरीदनी है, जो डिसीजन मैंने लेना है, जो काम मैंने करना है, वो पहले परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके मैं अप्लाई करूंगा, तब जाके मैं इसके अंदर काम करूंगा। इसे कहते हैं द परफेक्शनिस्ट। लेकिन इसके अंदर भी इश्यूज हैं। ये इंतजार करते करते ही मर जाता है और वो कभी चीज परफेक्ट होती ही नहीं। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई चीज है ही नहीं, और ना ही कोई चीज परफेक्ट हो सकती है, ना ही कोई ऐसी पीक है, कोई ऐसी डिग्री है जो किसी चीज को परफेक्ट बना दे। परफेक्ट अगर कोई किसी चीज को कहता भी है तो उसके आगे भी उसके स्टेप्स होते हैं, आगे जाके वो उससे भी ज्यादा निखार उसके अंदर आ जाता है। तो परफेक्ट कोई चीज नहीं है। ये जो परफेक्शनिस्ट है, प्रोकास्टिनेटर, ये प्रोकास्टिनेशन इस तरीके से कर रहा होता है कि मैंने जी इस को एक्सेप्ट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस आइटम बिकॉज मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर खामी पाई जाती है। इट्स नॉट परफेक्ट। जब तक ये परफेक्ट होगा मैं इसका वेट करूंगा और वेट करते 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 उसका काम तमाम हो जाता है और वो वेट करते ही रह जाता है। ये मिस्टर परफेक्ट होता है, परफेक्शनिस्ट। सेकंड टाइप ऑफ प्रोकास्टिनेटर ये होता है। लेट अस मूव टू थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोकास्टिनेटर। दिस इज द ओवरबुकर। ये ओवरबुकर अब कौन होता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक्चुअली वो कैटेगरी होती है, इसके अंदर वो लोग फॉल कर जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो ये शो कर रहे होते हैं कि मैं जी ना बहुत बिजी रहता हूं, बहुत मेरा काम रहता है, मेरे इतने प्रोजेक्ट्स है, क्या बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक मेरा ना वो कोई टाइम ही नहीं मिलता मुझे, ना यहां जाने की फुर्सत है, ना वहां जाने की फुर्सत। आई एम टू बिजी शो कर रहा होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बिजी काम ये करता ही नहीं कोई। बिजी है एक्चुअल में होता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ शो करता है कि मैं बिजी हूं। और बिजी किस चीज में है, बिजी इस चीज में है कि लोगों को बता रहा है कि मैं बिजी हूं, इसी काम के अंदर लगा हुआ है और खुद को समझता है कि मैं बड़े काम कर रहा हूं, करता कुछ नहीं है। दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोकास्टिनेटर। ये मैं प्रोकास्टिनेशन की टाइप्स आपको बता रहा हूं जो साइकोलॉजिस्ट्स ने बड़े मेहनत के बाद अनलिस्ट की है। इनको मैं यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये ओवरबुकर क्या कर रहा है, ये हमेशा बहाने ढूंढते रहता है कि मैंने ये, अरे आपने ये काम क्यों नहीं किया, अरे कहां से करता मैं यार, इतना बिजी होता हूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। हालांकि सारा दिन सो रहा होता है, मोबाइल फोन पर चैटिंग कर रहा होता है, कुछ काम शाम करता नहीं है, बट शो कर रहा होता है कि आई एम टू बिजी। मेरे पास एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, एक सेकंड की भी मेरे पास मोहलत नहीं है। जस्ट शो ऑफ, सिर्फ शो कर रहा होता है। ये कहलाता है दी ओवरबुकर। और चौथी जो कैटेगरी है वो होता है दी नोवेल्टी सीकर। नोवेल्टी सीकर कौन होता है, ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता रहता है। एक्चुअली इनके अंदर एक ना सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हर जो चमकने वाली चीज होती है उसके पीछे भागने वाले लोग होते हैं। एक्चुअली जो चीज भी जहां शाइनिंग नजर आई उसके पीछे भागना शुरू हो गए। आज चलो एक फिलॉसफी हमारे सामने आ गई है, चलो ये बहुत अच्छी फिलॉसफी हमें लग रही है, इसको फॉलो करना चाहिए, चलो जी इसके पीछे चलते हैं। कल को मार्केट में कोई और फिलॉसफर आ गया, उसने नई थ्योरी लॉन्च की, चलो जी इसकी बात उससे वजनदार लगती है, चलो इसके पीछे चलते हैं। आज की जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ये लड़की है, चलो आज इसके पीछे चलते हैं। और कल कोई और लड़की इससे खूबसूरत आएगी, चलो आज इसके पीछे चलते हैं। एक्चुअली इनके अंदर ना शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है इस कैटेगरी के अंदर। ये ब्रेन की रिवायरिंग जब हो जाती है तो लोग इन चीजों के अंदर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। And you should know this is the fourth and last category of procrastination जो कि आज हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, हाथ इनको कुछ नहीं लगना, तसल्ली इनकी कहीं पे नहीं आनी और इनकी जो विश है कभी फुलफिल होनी ही नहीं। बिकॉज जो भी शाइनिंग चीज है वो उसके पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअली इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, इनके अंदर ये जो सिंड्रोम है, एक बीमारी है एक तरह की, शाइनिंग ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागना। एंड मेजॉरिटी ऑफ टुडेज यूथ, टुडेज टीन एज बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दैट कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी, जो कि नोवेल्टी सीकर कहलाती है। ये प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे डेंजरस टाइप है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द यूथ टुडे इन्वॉल्व इसके अंदर हो चुका है। बॉयज एंड गर्ल्स, टीन एज की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनको सही से रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। जो रास्ता भी उनको सही लगता है उसके पीछे चल रहे हैं, और थोड़ा आगे चलने के बाद कोई और रास्ता मिला, वो सही लगा, उसको फॉलो करने लग गए हैं। एक्चुअली कोई उनका एक्चुअल डेस्टिनेशन होता ही नहीं। दीज आर कॉल्ड नोवेल्टी सीकर पर्सन्स, एंड दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। Brothers and sisters, let us discuss what are the root causes of procrastination. एक आदमी प्रोक्रास्टिनेशन करता ही क्यों है, प्रोक्रास्टिनेटर बनता ही क्यों है? इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। देखिए, सोशल मीडिया एडिक्शन की मैंने बात की है, मेन काज हो सकती है। इसके अलावा हर वक्त जो है स्क्रीन के साथ चिपके रहना एक वजह हो सकती है ये भी, और उन चीजों में दिलचस्पी लेना, इंडोर जो है स्क्रीन पर गेम्स खेल रहे हैं, इंडोर एक्टिविटीज हो रही हैं, आउटडोर ज्यादा उसकी आउटिंग नहीं रहती, ये भी एक वजह हो सकती है। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन के साथ साथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा रोल ये भी प्ले कर सकता है। इसके रीजंस की जब बात की जाए, प्रोक्रास्टिनेशन की जो रूट काजेस है उनके अंदर एक्चुअली जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि एक जो आदमी है वो बड़ा ही जल्दबाज है, ही वांट क्विक डिसीजंस, क्विक रिस्पॉन्सेस, जल्दी से वो रिजल्ट्स देखना चाहता है, क्विक रिजल्ट्स वो देखना चाहता है, एंड जिसकी वजह से वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट वो प्रोक्रास्टिनेटर बन जाता है। ये भी एक रूट काज हो सकती है। रूट काज कुछ भी हो, काज कुछ भी हो, लेकिन है ये मसला, है ये प्रॉब्लम कि मेजॉरिटी ऑफ द यूथ अपने अहम काम को डिले कर रही होती है, और हमें अपने आप को देखना चाहिए, खुद अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, कहीं हम भी इन लोगों के अंदर शामिल तो नहीं है। अगर हैं तो काजेस को एक तरफ मेरे भाई छोड़ दो, हम बात करेंगे सोल्यूशन की। यस, यू हर्ड इट राइट। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ए कंप्लीट सोल्यूशन बिफज़लिल्लाहि तआला, जिसकी बुनियाद पर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इनके ऊपर बड़े बड़े दिमाग वालों ने बात की है, बड़े बड़े ज़हीन लोगों ने बात की है, उनको यहाँ पर एक तरतीब के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो इसका सोल्यूशन बेस्ड वर्क है इसके पीछे, जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकता है। और वो जब इन चीजों को फॉलो करने लग जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर अपने काम को, अपने अहम काम को, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को फिर वो डिले करने वाला नहीं होगा, वो टाइम पर काम करने वाला बंदा बन जाएगा। पहला जो सोल्यूशन है, परफॉर्मिंग सलाह ऑन टाइम, परफॉर्मिंग नमाज ऑन टाइम। हम मुसलमान हैं, हमारे जो अल्लाह ने हमें निज़ाम दिया है उसके अंदर नमाज का एक सिस्टम दिया है, एक रूटीन दी है। सुबह से लेकर शाम तक इन आवर 24 आवर्स वी हैव टू प्रे 5 टाइम्स अ डे। दिन रात में 5 नमाजें हमने पढ़नी होती है। और सबसे पहला सोल्यूशन यही है कि इन 5 नमाज के टाइमों को अपने टाइम के ऊपर अदा करना। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये जो सलाह है इनको परफॉर्म करना है अपनी अपनी टाइमिंग के ऊपर। जब ये टाइमिंग सेट हो जाएगी, आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, और आपकी जो तबीयत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर नेचुरली एक तरह का
निज़ाम पैदा हो जाएगा, एक तरह का डिसिप्लिन आपका बन जाएगा। और ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसिप्लिन आप फिर ना तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएंगे और ना ही आप प्रोक्रेस्टिनेशन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, परफॉर्मिंग सलाह ऑन टाइम। सेकंड थिंग इज मेक दुआ। अब दुआ ऐसा हथियार है, दुआ ऐसा वेपन है जो एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज विदाउट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लाख चाहे कोशिश करें, जब अल्लाह की मर्जी ना हो तो आपका काम नहीं बन सकता। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे और उससे मांगे, मैं इस मर्ज का शिकार हूं, मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर गिरा हुआ हूं, आप मुझे इससे निकालिए। बड़ा हम्बल होके अल्लाह से दुआ करे। एंड मैं गोल्डन वर्ड्स यहां पे कोट करना चाहता हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं गोल्डन वर्ड्स कोट करना चाहता हूं। इनको याद कर ले, अपनी दुआ का लाजमी हिस्सा बना ले। और ये जो दुआ है मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी पे अप्लाई करी है एंड मैंने इसके बेशुमार फायदे देखे हैं। मैंने इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि आपके सामने बयान करने लग जाऊं तो आप हैरत से मेरी वीडियो में मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। वो दुआ के अल्फाज मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, यहाँ पे मैं अपने मुंह से बोलूंगा, आप वो उनको याद कर लें, अपनी दुआ का उनको जरूर हिस्सा बनाइए। अपनी दुआ में मांगा करे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'त सहलन। मैं अगेन रिपीट इसको करता हूं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'त सहलन। इस दुआ को याद कर लें, अपनी दुआ का लाजमी हिस्सा बना ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर गिरा हुआ हूं, आप मुझे इससे बाहर निकालिए। देखिए, जब आप खुलूस से दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह किस तरीके से आपके लिए रास्ते आसान बनाता जाएगा। थर्ड टिप इज A golden tip, sleep early and wake early। ये एक गोल्डन रूल है जो काफी ज्यादा साइकोलॉजिस्ट्स ने भी मेंशन किया है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी मेंशन किया है एंड जो ज़हीन लोग गुजरे हैं उन लोगों ने भी मेंशन किया है। स्लीप अर्ली, वेक अर्ली, इट इज अ गोल्डन रूल। जस्ट अप्लाई दिस रूल ऑन योर लाइफ, यू कैन सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी जिंदगी के ऊपर ये रूल अप्लाई करें। अर्ली जो आप सोते हो, स्लीप अर्ली का मतलब ये होता है कि आप शाम को जल्दी से सोए, ईशा के बाद फौरन सो जाए और सुबह को जल्दी उठें। इससे आपके टाइम में भी बरकत आएगी और आपकी जो रूटीन है वो हेल्दी हो जाएगी। आपका जो डे है वो फ्रेश गुजरेगा, आपकी नाइट जो है वो भी फ्रेश गुजरेगी इंशाल्लाह। इसको अपनी लाइफ का यकीनन हिस्सा बना लें, इससे भी आपको हेल्प होगी प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने। चौथी टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और वो जो टिप है वो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये मत सोचे, इस ख्याल को अपने दिमाग में आने मत दे, मैं कल करूंगा, 1 घंटे के बाद करूंगा, मैं जी इसको अगले महीने करूंगा, इस काम को जी मैं अगले हफ्ते करूंगा। डोंट डिले एट ऑल, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। किसी चीज को आपने करना है, कोई काम आपने करना है, कोई डिसीजन आपने लिया है कि मैंने ये करना है, तो अभी से स्टार्ट करो। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन, बताता हूं क्या होगा। वो काम फिर आप डिले करते जाएंगे। हो सकता है आप फ्यूचर में कभी वो काम करें, बट ये जो डिले करने की आदत जो है ना आपकी, ये कभी नहीं जाएगी। एंड दिस इज द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इससे बचना है, इस चीज से दूर रहना है, अपने काम को डिले करने से दूर रहना है। यही तो हम बात कर रहे हैं।
आपने कोई डिसीजन लिया है कि मैंने ये करना है तो कर दो ना, स्टार्ट कर दो ना, अभी तो टाइम है। अब पता नहीं है कि ये जिंदगी ऐसी रेल है, ऐसी पटरी है कि पता नहीं कल को चले या ना चले। टाइम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप होप लगाए बैठे हैं, वो टाइम आएगा तो मैं फिर करूंगा। वो टाइम आए ना आए, क्या गारंटी है कि वो टाइम आएगा? कुछ गारंटी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं करूं तो उसको स्टार्ट कर लो अभी से। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट टास्क राइट नाउ। दिस इज द फोर्थ गोल्डन टिप जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर दे रहा हूं, और वो ये है कि मेक ए हैबिट चार्ट। अपना एक हैबिट चार्ट बना ले। देखिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो कि हमारा पिछला पॉडकास्ट रहा था, उसके अंदर भी मैंने बात की थी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये एग्री करना है कि मैं प्रॉब्लम में हूं। सबसे पहले आपने ये मान लेना है कि मैं प्रॉब्लम में हूं, तभी तो जाके आप कुछ करेंगे ना उससे बाहर निकलने के लिए। जब आप मानते ही नहीं कि मैं प्रॉब्लम में हूं तो आप फिर कोशिश कैसे करेंगे? अब आपने जान लिया कि आप प्रॉब्लम के अंदर हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आप उन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में किया है। देन व्हाट यू शुड डू, मेक ए हैबिट चार्ट। मेक ए हैबिट चार्ट, ये भी एक तरीका है। अपनी आदतों की एक लिस्ट बना ले। मैंने जी सुबह उठना है और सबसे पहले मैंने ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। और मैं साइकोलॉजी की बात बताऊं, 6 काम आपने लिखने हैं। एक जो आपका प्रैक्टिसिंग डे है, फर्ज कीजिए कि आज का डे है, खत्म हो गया, कल मुझे इंशाअल्लाह उठना है और मैं शाम को ही 6 टास्क यहां पर राइट डाउन करके रखूंगा प्रायोरिटी बेस्ड। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो लिस्ट में पहले नंबर पर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये प्रायोरिटी बेस्ड वर्क रहेगा। ये हैबिट चार्ट बनाने की बात कर रहा हूं मैं। अब जो पहला काम है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी है, आपने काम सिर्फ उसके ऊपर करना है। यहां पर फोकस की बात आती है। सबसे पहले आपने उसके ऊपर फोकस करना है, और जब आप वो काम कंप्लीट करेंगे तब आप दूसरे काम की तरफ जाएंगे। ये हैबिट चार्ट बनाना होता है। आप मंथली का हैबिट चार्ट भी बना सकते हैं, वीकली का बना सकते हैं, और पर डे का भी आप बना सकते हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हैबिट चार्ट बनाना जरूर है। कि अगर आप मंथली बनाते हैं तो वीकली बेसिस पे मेरा क्या रहेगा शेड्यूल, मैं किस दिन क्या करने वाला हूं, ये राइट डाउन करके लिख लीजिए। आप जहन में ना रखिए, किसी जगह राइट डाउन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रोक्रास्टिनेशन से टिप देने लगा हूं, सेट ए प्लान। एक प्लान आप सेट कीजिए। अपना एक प्लान सेट कीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए कि मैंने क्या प्लान करना है, मैंने क्या अचीव करना है, उसको सेट कर लीजिए अपने जहन में, और अपनी नोटबुक पर उसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। या तो आप इतने पावरफुल हो जाइए कि बाकी लोग जो है वो आपसे इंस्पायरेशन ले। ये इसके 2 फिर पार्ट्स निकल के आते हैं नीचे। जब आपने प्लान सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, उसके बाद आपके जो किरदार की झलकें हैं वो 2 झलकें होंगी। या तो आप इतने पावरफुल बन जाएं कि लोग आपसे इंस्पायरेशन लेना शुरू कर दें, या फिर आप अपने सोशल सर्कल को रिड्यूस कर दें। सोशल सर्कल अपना रिड्यूस कर दें, क्योंकि जब आपका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा फिर होगी। यकीनी बात है, जब आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होगा, आपको तो फिर फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप प्रोक्रास्टिनेटर बनने ही बनने हैं, क्योंकि वहां से आपकी जान ही नहीं छूटेगी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके जो अहम काम रहते हैं वो फिर डिले होते चले जाएंगे, और आप बहाने तलाश करते जाएंगे कि मेरा तो सोशल सर्कल है, मुझे तो दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती, मुझे तो लड़की कहेगी सहेलियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर सोशल सर्कल को रिड्यूस करना है अगर आपने इस चीज से बाहर निकलना है। या तो इतने पावरफुल बन जाए कि लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन बन जाए, या फिर अपने सोशल सर्कल को ही रिड्यूस कर ले और आइसोलेशन के अंदर चले जाए। दोनों में से एक तरीका आपको अपनाना होगा इन ऑर्डर टू बाईपास दैट प्रोक्रास्टिनेशन। आखिरी 3 चीजें रह गई है। मैं उन चीजों के अंदर भी
अब आखिरी की 3 चीजें रह गई है। मैं उन 3 चीजों के ऊपर भी बात करना चाह रहा हूं। जल्दी से मैं अपनी बात को कंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो हाफ एन आवर का प्रोग्राम रहता है वो तकरीबन खत्म हो चुका है और होने वाला है। थर्ड लास्ट थिंग इज प्रेयर्स की जो रूटीन है उसको आप फॉलो कर लीजिए। ये मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन इसकी चूंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन तो फिर मैं ये अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अपने जो आपकी जो प्रेयर्स है उनकी रूटीन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। उनकी रूटीन बनाए एक। ये नहीं कि आज हमने कर लिया, फिर कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, लेकिन उनकी एक रूटीन आप बना ले, तैयार कर ले। अपने जो प्रेयर्स हैं उनको रूटीन दे दे। एक तो उनको एक रूटीन के अंदर ले आए, दूसरा उनकी टाइमिंग को आप उनके एक्चुअल टाइम पर ही अदा करें। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सेकंड लास्ट थिंग के ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि आप नो कहना सीख जाएं। लर्न टू से नो। ये आपको सीखना पड़ेगा। इनकार करना सीखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यस कह रहे हो, किसी ने कोई बात कह दी, चलो ठीक है, यस यस यस, सिर्फ यस ही कहते रह जाओगे तो जिंदगी पर आप फिर ना वो लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे। लर्न टू से नो। अगर आपने अपने टाइम की कदर करनी है, टाइम को वैल्यू देना है, आपने प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना है, आपने काम को टाइम पर करना है, डिले नहीं करना है, यू शुड लर्न टू से नो। कोई आपको कह रहा है चलो जी आप घूमने चले, यहां से आपने आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? नो, आज के दिन मैंने ये काम करना है, मैंने आपके साथ नहीं आना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम फॉर यू। लास्ट थिंग जिसके ऊपर मैं बात करूंगा और अपनी बात को कंक्लूड करने वाला हूं, वो ये है कि आप कुरान की रिसाइटेशन करें, क्योंकि कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुरान पढ़ने से ना इसकी जब आप रिसाइटेशन करेंगे, आपकी जो फीलिंग है, जब आप बाय हार्ट इसको पढ़ेंगे तो आप को सुकून मिलता जाएगा, आराम मिलता जाएगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बरकत हासिल होंगी, आपका टाइम बच जाएगा और आप प्रोक्रास्टिनेशन से बिल्कुल बच जाएंगे। आई होप कि आपको ये आज का वैल्यूएबल सेशन पसंद आ गया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो अपनी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लीजिए। मे अल्लाह ब्लेस अस विथ हिज मर्सी, with his maghfirah. May Allah protect us from evil eyes and make this session beneficial for all the listeners as well as for me. As for me is concerned, make this session for me as sadaqah jariyah and for you the source of hidayah. I will conclude this lesson. Inshallah, I will meet you on next Friday with some exciting podcasts with some new topics, inshallah. Till then, take care and Khuda Hafiz.